Yes, good evening. Good evening, good evening. चलो भाई स्टार्ट करें। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक। एनाटॉमी ऑफ हार्ट चल रहा है ना टॉपिक। इसमें हम लोग बात करेंगे चैम्बर्स के बारे में। किसके? चैम्बर्स के बारे में। आई होप थोड़ा बहुत बात हमने कर ली थी। 4 चैम्बर्ड भाई, हमारा जो हार्ट है वो कैसा है? 4 चैम्बर्ड है। 2 चैम्बर में क्या होता है? 2 चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और 2 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितने चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड, है ना। भाई 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 1, 2, 3 और 4, है ना। इसमें इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसी तरीके से ये हार्ट हमारा काम करता है। राइट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल में क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, जिसमें कि मिलावट हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक। अब ये डीऑक्सीजनेटेड कहां से आया, ऑक्सीजनेटेड कहां से आया, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। होता क्या है कि हमारे शरीर में ब्लड क्या एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। किसका? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। हमारे सेल्स को जिन चीजों की जरूरत है, सेल्स को, भाई हमारा पूरा शरीर काहे से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। यानी हर एक सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे सेल्स को जिन चीजों की जरूरत, जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब कहां से मिलेंगे? भाई ये सब का सब मिलता है ब्लड से। अब क्यों चाहिए? चाहिए इसलिए ताकि एनर्जी बना सके। भाई वो सेल्स क्या करें? हमारे शरीर के लिए एनर्जी बनाए। एनर्जी क्यों चाहिए? भाई हार्ट को पंप करना है तो हार्ट को एनर्जी चाहिए, है ना। ब्लड फिल्टर कर रहा है कौन? किडनी। किडनी को चाहिए, है ना। सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स की, सेल्स को चाहिए, भाई जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ चाहिए। लंग्स को चाहिए, इवन हम सब पूरी चाहिए। भाई बोल रहे हैं हम लोग, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, ब्रेन के लिए, बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए होती है। और वो आती कहां से? सेल से आती है। सेल कैसे बनाती हैं? सेल के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म, और जब कोई काम होता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ, अच्छे के साथ साथ उसका इस्तेमाल करके कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे आम लेके आते हो मार्केट से, आम चूस के खा लिए, उसके बाद छिलका और गुठली फेंक दिए। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भाई हम लोग रोटी, चावल, दाल वगैरह खाते हैं, इनका प्रॉपर डाइजेशन होता है ना। तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जितना अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो पॉटी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है शरीर से। अब जो ब्लड के अंदर गया वो ब्लड में किसी काम का नहीं है, वो जब तक सेल्स तक ना पहुंचे। फिर हमारे शरीर की सेल्स तक वो जो भी हमने खाया है, उससे जो विटामिन मिला, उससे जो मिनरल मिला, जो प्रोटीन मिला, जो लिपिड मिला, जो कार्बोहाइड्रेट मिला, सेल्स के पास गया। सेल्स ने उनका मेटाबॉलिज्म किया, मतलब उनका यूज किया, और मेटाबोलाइज करके उनसे एनर्जी बनाई और हमें प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से हम लोग अपने डेली रूटीन के काम कर पाते हैं। अब उसमें जो कुछ भी सेल्स को चाहिए कहां से गया, किसके थ्रू गया? ब्लड के थ्रू। कहने का मतलब आप कुछ भी खाते हो, आप एक 10 रोटी खाओ, 1 रोटी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं। जितना ज्यादा रोटी एब्जॉर्ब हुई आपके ब्लड तक पहुंच गई, जितना पोर्शन फूड का आपके ब्लड में पहुंचा, खाली वही आपके लिए फायदेमंद है। बाकी तो जितना ज्यादा खाओगे सब अनडाइजेस्टेड फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा शरीर से बाहर। ठीक। अब जितनी चीजें आपके ब्लड में पहुंच गई वही सेल्स तक पहुंचेगी, सेल उनका मेटाबॉलिज्म करेगी। जब मेटाबॉलिज्म करेंगे तो कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड के अंदर सेल्स में पहुंच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, यूरिया बनेगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल सेल्स नहीं करेंगी या बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, वापस से फिर वो ब्लड में मिल जाएगा। और अब कहां जाएगा, अब ये जाएगा किडनी के पास, किडनी फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर कर देंगे। याद रहे जितना एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हमारे माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में जितना कुछ पड़ा है अनडाइजेस्टेड वो फीसेस के फॉर्म में शरीर से बाहर चला जाएगा, लेकिन जो कुछ एब्जॉर्ब हो गया है उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल ब्लड में पड़ा हुआ है, तो वो फिर यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर जाते हैं। हमारे शरीर में दो तरह के वेस्ट निकालने के तरीके, एक तो अनडाइजेस्टेड एलिमेंट्री कैनाल है ना, एनस के थ्रू बाहर चला जाता है, दूसरा अगर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर चला जाता है। यानी इन सब चीजों में रोल अदा करता है कौन, हमारा ब्लड। अब जितना भी चीजें, जैसे भाई सेल्स ने इस्तेमाल किया, सेल्स ने यूज किया, और जितने भी बाई प्रोडक्ट है वो सारा का सारा ब्लड में दे दिया, तो ब्लड कैसा हो गया, ब्लड इम्प्योर हो गया, है ना, ब्लड में शुद्धता नहीं रही, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा हो गई, तो वो ब्लड सारा का सारा नीचे के पार्ट का, इधर से ये, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इन दोनों से कहा आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड। फिर यहां पे क्या देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होती है और यहां पे ये वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं, ठीक, ये वेंट्रिकल ध्यान से देखो, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर से इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये एक ऐसी आर्टरी है, पूरे शरीर में यही एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। कायदे से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं वो शुद्ध यानी ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये क्या करती है, अकेली है, एक्सेप्शनल है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, कैरी करके कहां लेके जाएगी, कैरी करके ले जाती है लंग्स में, कहां लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। अब इसमें क्या है, जो ब्लू कलर का ये इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, लंग्स, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा एक्सचेंज होगा, जितना कुछ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब लंग्स के पास चला जाएगा, जिसको हम एक्सेल करके बाहर कर देते हैं, ठीक, और जो हमने ऑक्सीजन ले रखी है लंग्स में वो ऑक्सीजन ब्लड में लोड हो जाएगी, और उसके बाद लंग से, दोनों राइट और लेफ्ट लंग से ब्लड कहां आ जाता है, वापस से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। किसका ब्लड वेसल है, मतलब किसका ब्लड वेसल है, वेन है ये इसको बोलते हैं सुपर वेन्स, ये क्या है, दीज आर द सुपर वेन्स, ठीक है, ये सुपर वेन्स हैं, ठीक, कल का लेक्चर देखो तुमको समझ में आएगा, क्लियर। तो भाई यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से यहां पे कौन सी वाल्व है, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व है जिसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइट्रल वाल्व बोलते हैं। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ध्यान से देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको बोलते हैं एओर्टा, इसको बोलते हैं एओर्टा, सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड कहां पे, हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है शुद्ध ब्लड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो एक बात हो गई कि किस तरीके से हमारी हार्ट की फिजियोलॉजी है, हार्ट किस तरीके से काम करता है। यहीं पे एक दो चीजें और समझ लो तो आगे के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक सिस्टम समझो यहां पे, ध्यान से देखो, यहां से राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है कहां पे, राइट वेंट्रिकल में, ठीक।
तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया कहां, लंग्स में, और लंग से कहां पे आया, लेफ्ट आर्टरी में। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम या पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन में बीच में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाती है, और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल तक। तो कह सकते हो कि राइट वेंट्रिकल से सर्कुलेशन शुरू हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लंग से होते होते लेफ्ट ऑरिकल तक या लेफ्ट एट्रिया तक पहुंचा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें लंग्स बीच में आता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर। एक तीन तरह के सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। आपने सिलेबस उठा के देखो, सिलेबस में लिखा होगा साफ साफ, ठीक है। सिलेबस में देखो, यहां ध्यान से, सिलेबस में कौन सा है, ब्लड वेसल हमने पढ़ ली, सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यही समझ लो, आगे हम थ्योरी में समझा देंगे बाकी। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है और यहां ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होके ये पल्मोनरी वेन से किधर आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है या लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है। इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर दूसरा है ना, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में बीच में लंग्स आता है, ध्यान रहे, लंग्स आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। अब दूसरा हम बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन की। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से शुरू होता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्योर ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, कहा जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हुए इम्प्योर ब्लड कहां पे लेके आता है, राइट एट्रिया में। तो जो ब्लड सर्कुलेट हुआ कहां, पूरी बॉडी में, यानी बॉडी बीच में आई, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। लंग्स जहां पे, जिस सर्कुलेशन में लंग्स आया उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया लंग्स, जिसमें आया पल्मोनरी सर्कुलेशन। जिसमें बॉडी बीच में आई है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से सर्कुलेट हुआ और पूरी बॉडी में फिर इम्प्योर ब्लड लेते हुए कहां पहुंच गया, राइट एट्रियम में। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फिर तीसरे टाइप का आता है कोरोनरी सर्कुलेशन। जैसे ही यहां से एओर्टा शुद्ध ब्लड लेके निकलता है, वैसे ही यहीं पे एओर्टा की ब्रांचेस हो जाती हैं, दो आर्टरी में डिवाइड हो जाएंगी। किसमें, दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाएंगी। और वो आर्टरी का काम क्या होगा, वो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, हमारी मसल्स, कौन सी, हमारी ब्लड की ब्लड वेसल्स को। भाई जाहिर है हार्ट की ब्लड वेसल, हार्ट है, हार्ट में भी तो भाई मसल्स होंगी, वहां पे भी तो सेल्स होंगी, तो वहां भी तो ब्लड वेसल्स होंगी, उनको भी तो ब्लड चाहिए, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि ताकतवर सेल्स होंगी तभी तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाएंगी। तो शुद्ध ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरी बॉडी के लिए, तो यहीं से आर्टरीज निकलती हैं और वो ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, हमारी हार्ट को। और हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और जो ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के पास जाता है उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। जब कभी इसी कोरोनरी आर्टरीज में कहीं किसी तरीके का ब्लॉकेज आ जाता है, किसी तरीके का ब्लॉकेज आ जाता है, तो फिर वहां पे हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। सीने में दर्द, एंजाइना पेक्टोरिस, भाई जाहिर सी बात है, यहां पे कोई ब्लॉकेज आ गया, यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है हार्ट की मसल्स को, हार्ट की सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा सेल को। जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो यहां की सेल्स प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाएंगी, और जब एनर्जी नहीं बना पाएंगी तो यहां की सेल्स कमजोर हो जाएंगी। और हार्ट ऐसा ऑर्गन है कि तुम सो और चाहे जागो, उसको 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करना ही है। यानी ऐसी मशीनरी है जिसको अपनी स्पीड से काम करना ही करना है।
तो जाहिर सी बात है जब कमजोर हो जाएगा और फिर इससे काम कराओगे तो कमजोर, जो भी कमजोर इंसान से ज्यादा काम कराओगे तो थक जाएगा, हाथ पैर दर्द होने लगेंगे। जब दर्द होंगे तो क्या होगा, सीने में दर्द उठेगा, जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सीने में दर्द उठेगा तो क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये हार्ट अटैक आने की पहले की कंडीशन है। यानी अगर इसको इग्नोर किया, बार बार लेफ्ट साइड में अगर दर्द हो रहा है तो जरूर जांच करानी चाहिए। इसको इग्नोर किया तो फिर अगली कंडीशन आती हार्ट अटैक की। ठीक, हार्ट अटैक की आएगी, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर वैसोडाइलेटर्स दे देगा, है ना, या फिर जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करेगा, देखेगा कहीं पे आर्टरी में अगर कोई समस्या है, स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, है ना, पेसमेकर में समस्या है तो पेसमेकर लगा देते हैं। जो भी XYZ है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक, और अगर इग्नोर किया तो फिर इसके भी आगे की कंडीशन आती कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मतलब ये इर्रिवर्सिबल कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर आप पहुंच गए तो फिर ऊपर का टिकट कट गया, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम करता। तो तीनों सर्कुलेशन हो गए, देख लेते हैं वन बाय वन। ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, है ना। हमने पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको एक जनरल वे में पूरा समझा दिया किस तरीके से काम करता है। अब स्पीड से थोड़ा थ्योरी पे काम कर लें। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल भाई हमने 3 तरीके की बताई आपको। कौन कौन सी, कौन कौन सी, आपकी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई। जिनमें जो मेन टाइप की होती हैं वो 2 होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना और वेन्स का काम होता है हार्ट को ब्लड के पास लेके आना। ठीक है, तो ये आर्टरीज दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट, है ना। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। आर्टरीज कैसी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, मोटी होती हैं। वेन की तुलना में आर्टरीज का साइज थिक होता है, मोटा होता है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर से बहता है। भाई हार्ट आपका पंपिंग सिस्टम है, एक तरीके से पंप है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो ब्लड प्रेशर के साथ आर्टरीज में जाता है, और जो आर्टरी का प्रेशर है वही मेजर करते हैं, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कितना प्रेशर से आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, उसी प्रेशर को हम आर्टरीज पे, भाई हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, आर्टरीज पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर, राइट। आर्टरीज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक adopted for the carry the blood away from the heart under high pressure। ठीक है, दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सारी की सारी शुद्ध प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक है हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड रहता है। ठीक है, क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक, इम्प्योर ब्लड, तो यही एक ऐसी आर्टरी है, यही एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स। भाई हमने पहले दिन ही आपको बताया था कि भाई लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा को बोलते हैं, एओर्टा की ब्रांचिंग होती है आर्टरीज में, है ना, और आर्टरीज की ब्रांचिंग होती है आर्टेरियोल्स में। ठीक है, और आर्टेरियोल्स के बाद फिर कैरी करती हैं आगे ब्लड कौन, कैपिलरीज करती हैं। ठीक, आर्टरीज की कवरिंग की बात की जाए, आर्टरीज 3 लेयर्स में कवर्ड होती हैं। ठीक, 3 लेयर्स में कवर्ड होती हैं। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से आर्टरीज की कवरिंग होती है। ठीक, इस तरीके से ये आउटर लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, है ना। लेयर्स को बोलते हैं ट्यूनिका के नाम से, या आउटर कवरिंग है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे बाहर की होती है। ठीक, ये हो गई। उसके बाद यहां ये वाली सेल्स हो गई, ये वाली हो गई आपकी, ये वाली हो गई बीच वाली जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और ये अंदर वाली सबसे होती है जिसमें एंडोथीलियल होती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करती है। इसको बोलते हैं इनर इलास्टिक मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं इंडोथीलियल। क्या बोलते हैं, इंडोथीलियल। ठीक है, जब कभी अटैक वगैरह आता है तो
इसी एंडोथेलियल से नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जनरेट होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कहता है, कैसा होता है, ये वेसोडाइलेटर का काम करता है, वेसोडाइलेटर का काम करता है, यानी आर्टरीज को मोटा कर देता है। भाई जैसे पाइप है, ज्यादा प्रेशर है, अगर पाइप मोटी कर दिए तो क्या होगा, प्रेशर कम पड़ेगा, है ना भाई। पहले इतने से में जा रहा है, फिर तुमने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया होल, उससे जाएगा तो कम प्रेशर लगेगा, वही होता है इसमें। इसीलिए कहते हैं आर्टरीज में इलास्टिसिटी होती है, आर्टरीज में इलास्टिसिटी होती है, राइट। तो आउटर लेयर, लेयर्स के नाम जान लो, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिजिया, या इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिक का मतलब होता है कवरिंग, राइट। तो ट्यूनिका एडवेंटिजिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। फिर मिडिल लेयर की बात करें, जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, सबसे ज्यादा इसमें बल्क होता है ना। मेक द बल्क ऑफ द आर्टेरियल वॉल, मींस मस्कुलर होती है, मस्कुलर होती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसी की वजह से होती है, कहते हैं ना, जो इलास्टिसिटी है, फूलती पिचकती रहती है जो आर्टरीज, जो इलास्टिसिटी होती है किसकी वजह से होती है, ट्यूनिका मीडिया की वजह से होती है। इंक्लूड स्मूथ फाइब्रस मसल्स, जो इन सर्कल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर इनर लेयर की बात होती है, जिसको ट्यूनिका इंटरनल या ट्यूनिका इंटीमा भी बोलते हैं, बेसिकली एंडोथेलियल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक। इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वामस इपोथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम, कॉल्ड एंडोथेलियम, सिंगल सेल्ड होती है। इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये स्मूथ सरफेस होगी तभी तो ब्लड और ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स आराम से स्मूथली ट्रेवल करते रहते हैं, ब्लड का फ्लो होता रहता है, ठीक। प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, सिक्रीटिंग द बायोकेमिकल दैट इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। और ये बायोकेमिकल क्या है, बायोकेमिकल क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते रहते हैं, जिससे प्रॉपर वेसोडाइलेशन होता रहे और किसी भी तरह से ब्लड क्लॉट ना होने पाए। तो एंडोथेलियल बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। एंडोथेलियल रेगुलेट द ब्लड फ्लो बाय सिक्रीटिंग द सब्सटेंस दैट ईदर डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। ये डिपेंड करता है कि क्या रिलीज करना है ना। एंडोथेलियल रिलीज गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, जो मैं अभी बता रहा था आपको। एंडोथेलियल क्या करती है, ये गैस जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, विच रिलैक्स द स्मूथ ब्लड वेसल्स, है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से रिलीज होती है, एंडोथेलियल से होती है। कहते हैं ना कि जब कभी हार्ट अटैक वगैरह आने लगे तो अक्सर डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं अदरक, है ना, अदरक यूज करो। तो अदरक में क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड अदरक का क्या करोगे, वो रिलीज करवाता हमारे शरीर से। कहते हैं ना कोई भी दवा डायरेक्टली आपके शरीर पे काम नहीं करती, वो क्या करती है, हमारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देती है, हमारी सेल्स को स्टिमुलेट कर देती, ताकि सेल्स हमारी काम करने लगे। जो सेल्स सो गई हैं, दवाएं शरीर के अंदर जाके उन सेल्स को जगाने का काम करती हैं, ठीक। अब उसी तरीके से जैसे हमने देखा था आर्टरीज देखी, ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे वेन। वेन में भी सेम उसी तरीके से, दे कैरी द ब्लड बैक टुवर्ड्स योर हार्ट। तो भाई वेन, हमने आर्टरीज देखी, आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड, लेकिन वहीं अगर हम बात करें वेन की, वेन क्या है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। सभी ब्लड, जितनी भी वेन्स होती हैं इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट कौन सी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से लेके लेफ्ट एट्रिया तक जो ब्लड है, लेफ्ट एट्रिया तक जो ब्लड है, वो कौन सप्लाई करता है, वो कौन सप्लाई करता है, देखो लंग से लेफ्ट एट्रिया तक प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है, पल्मोनरी वेन। कौन करता है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन कैसे है, वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन में है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसकी भी 3 लेयर, ठीक उसी तरीके से ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो अंदर वाली लेयर है उसको ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं, जो बीच वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, जो बाहर वाली है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। 3 लेयर की होती है, ठीक है। अब इस लास्ट में आती कैपिलरीज, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कनेक्ट आर्टरी एंड वेन। भाई कैपिलरीज हमने पहले दिन बताया था ड्रॉ करके आपको कि किस तरीके से कैपिलरीज
सेल्स के बीच में और आर्टरीज और वेन के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है ना। तो ये हुई काहे की बात, ब्लड वेसल की बात। अब तीनों सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन में पल्मोनरी, कोरोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जहां पे लंग्स आ जाए, लंग्स और हार्ट के बीच, दोनों लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक, और लंग्स और हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट और हार्ट की ब्लड वेसल्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं ना। तो पल्मोनरी देखते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया, हमने क्या कहा था, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है, लेफ्ट एट्रिया में खत्म होता है। यही बात तो हमने भी समझाई थी, बराबर। कहां से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल ब्लड, इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, लंग्स में जाता है, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर वहां से पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड लेके कहां पे आती है, लेफ्ट एट्रिया में। इतना सर्कुलेशन क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं पे है ना। चलो फिर आगे बात करते हैं फिर। हाँ, प्रोसेस क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड कहां से, सुपीरियर इंफीरियर वेना के बाद, जिनको हम सुपर वेन्स बोलते हैं। राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहां पहुंचेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगी, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन इनटू, और ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहां पहुंचा देगा, पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगी। पल्मोनरी वाल्व कहां पे है, देखो ध्यान से, यहां पे, ये देखो, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। अगर दिख रहा हो तुम लोगों को, ये वाल्व दिख रही है, ये दिख रही कि नहीं, पल्मोनरी वाल्व है ना, पल्मोनरी वाल्व। इसी को हम सेमी लूनर वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके की इधर भी है एक, ये एओर्टा वाल्व, एओर्टिक वाल्व है। कौन सी है, एओर्टिक वाल्व है, दिख रही है। ठीक, ये जो सेमी लूनर वाल्व या पल्मोनरी वेन, चूंकि पल्मोनरी आर्टरी में इसलिए पल्मोनरी वाल्व भी बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है किधर, लंग्स की तरफ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग तो क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाती है और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाती है लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में फिर गैसियस एक्सचेंज होता है, मींस ऑक्सीजन की लोडिंग हो जाती है ब्लड में और ब्लड से अनलोडिंग हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जब कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड हो जाता है तभी हम लोग एक्सेल करते हैं। भाई हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड यही है, यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम एक्सेल करते। बाकी मुंह में थोड़ी ना कहीं बन जाएगा कोई कार्बन डाइऑक्साइड, या आपके लंग्स में थोड़ी ना बन जाएगा, ब्लड से ही अनलोडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन रिटर्न्स टू द हार्ट, जो पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। इतना पोर्शन होता है क्या, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, इतना पोर्शन होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इम्प्योर ब्लड देखो बॉडी के ऊपर पार्ट से, इस ये कौन सी है, सुपीरियर वेना केवा, है ना। ब्लड बॉडी के नीचे का पार्ट इंफीरियर वेना केवा। सब का सब इम्प्योर ब्लड किधर आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। कहां पे आ रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा। अब यही राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होता है और ये किधर जाता है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला गया, ये देखो लंग्स में चला गया। ये क्या है, लंग्स है। यहां गैसियस एक्सचेंज होगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहां पे आ गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड किधर आ गया, लेफ्ट एट्रिया में। इतना होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इतना होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, उसके बाद वहीं पे सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा। कहां शुरू होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा। यहां से देखो एओर्टिक वाल्व ओपन हुई और ये एओर्टा दो पार्ट में बढ़ गया, एक अपर बॉडी पार्ट में जाएगा, एक लोअर बॉडी पार्ट में। यहां पे देखो सेल्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ और उसके बाद सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। और ये ब्लड देखो इधर लाल है, लाल मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। लाल मतलब ऑक्सीजनेटेड, तो शुद्ध ब्लड आता है,
सेल्स ले लेती हैं और सेल्स अपना अशुद्ध जो चीजें वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड में दे देती हैं। ब्लड जैसे ही इम्प्योर हो जाता है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक, सिस्टमिक सर्कुलेशन देख लेते हैं जो अभी हमने बताया। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न्स टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। बैक टू द हार्ट, है ना। तो शुद्ध ब्लड किधर से जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरे शरीर में। और उसके बाद इम्प्योर ब्लड कहां पे इकट्ठा हो जाता है? राइट एट्रिया में इकट्ठा हो जाता है। तो वही तो कह रहा है यहाँ पे कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां इकट्ठा होगा? राइट एट्रिया में इकट्ठा होगा। तो कुल मिला के लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक के सफर को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें बीच में आता है बॉडी। लंग्स बीच में आएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बॉडी बीच में आएगी सर्कुलेशन में। जब बॉडी में सर्कुलेशन होगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द माइट्रल वॉल्व। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी? बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्व, इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, दो कस्प होते हैं ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाता है? एओर्टिक वॉल्व ओपन होती है और एओर्टा के थ्रू। और एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। एओर्टा दो ब्रांच में टूट जा, दो ब्रांच में ब्रेक हो जाती है। दो ब्रांच में एक अपर बॉडी पार्ट को ब्लड गया और एक लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होके किधर आ जाता है? वेन्यूल होके एट्रियम में आ जाता है। किधर आ जाता है? राइट एट्रियम में आ जाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होके वापस घूम घाम के राइट एट्रियम में आता है। इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन आता है। कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या? कोरोनरी सर्कुलेशन प्रोवाइड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल, जिनको बोलते हैं मायोकार्डियम। भाई हमने हार्ट के वॉल के बारे में बात करी थी, है ना, कि इपिकार्डियम, है ना, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम हार्ट की वॉल्स हैं, है ना, जिसमें इपिकार्डियम किसका पार्ट था? पेरिकार्डियम का पार्ट था। ठीक, तो अब जो मसल्स हैं, मायोकार्डियम जो बीच वाली लेयर होती है मस्कुलर होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए वहां पे एनर्जी होनी चाहिए, तो सेल्स की जरूरत पड़ती है। तो मसल्स को ब्लड मींस ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट की आर्टरीज में ब्लड सप्लाई करती हैं, यानी हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं, तो ऐसे सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन। तो हार्ट और हार्ट की मसल्स जहां बीच में आती हैं तो कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट और लंग्स बीच में आते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट और बॉडी में सर्कुलेशन होता है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर तीनों सर्कुलेशन। ठीक, इंश्योर दैट द हार्ट हैज नेसेसरी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। भाई जब आपकी ब्लड हार्ट की मसल्स को जब ब्लड पहुंचता है, इंश्योर ब्लड पहुंचने का मतलब ये इंश्योर हो जाता है कि भाई ब्लड में ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में है, ब्लड में न्यूट्रिएंट भी सफिशिएंट अमाउंट में है। तो ये सब कहां पहुंच रहे हैं? ये सब पहुंच रहे हैं हार्ट की मसल्स को, जो कि एनर्जी बनाने के लिए सफिशिएंट है। तो कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द एओर्टा। कोरोनरी आर्टरी कहां से अराइज होती? जैसे ही एओर्टा जो कि लार्जेस्ट हमारी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं जिसको, जो कि हार्ट से जस्ट निकलती है, उसी से ब्रांचिंग होती है तुरंत काहे की? कोरोनरी आर्टरी की। इमीडिएटली आफ्टर इट लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है वहीं से आर्टरीज निकलती हैं। कौन सी? कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेस इनटू लेफ्ट एंटीरियर, ऊपर और नीचे की तरफ डिसेंडिंग। ठीक, दीज आर्टरीज सप्लाई लेफ्ट एट्रियम। भाई ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं, है ना, ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं, इनकी वॉल पे भी मसल्स होती हैं, इनको भी तो एनर्जी की जरूरत है, इनको भी तो एनर्जी की जरूरत है। तो सप्लाई, ब्लड सप्लाई किसको? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट साइड वाले क्या करेंगे? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और भी हार्ट के जो पार्ट हैं, जो वॉल्व्स हैं, उन सबको ब्लड सप्लाई करेंगी और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर से क्या करेंगी? आपके राइट एट्रियम में जाके डाल देंगी।
किसमें, राइट एट्रियम में जाके डाल देंगी। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो तीनों सर्कुलेशन कवर हो गए, तीनों सर्कुलेशन। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, वही लंग्स है, पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं शुद्ध ब्लड को, पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है, फिर एओर्टा में जाता है। एओर्टा क्या, बॉडी में सप्लाई, वहां पे सेल्स, यहीं पर यहां पे जहां पे ये कैपिलरीज का जाल है, यहीं से ब्लड लीक होता है। और जो ब्लड लीक होता है उसको रिकवर करने के लिए क्या रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये उसी का हिंदी है। दिल मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त संचार प्रणाली का केंद्रीय भाग है। यह एक मांसपेशी अंग है ना, जो छाती पे रहता है। एट्रिया हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, वाल्व्स हो गए, है ना। दिल की कार्य प्रणाली, फिजियोलॉजी हो गया, डायस्टोल सिस्टोल वगैरह हो गया। ठीक, तो ये आपकी बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ देखो यहां तक हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक, यहां तक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड और बेसिक्स ऑफ ईसीजी के बारे में बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ ईसीजी, और परसों ब्लड प्रेशर और उसके रेगुलेशन, और साथ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यू। यानी अगले 2 दिन में ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद तुम लोगों को ब्लड पढ़ना हो तो बताना, ब्लड पढ़ा देंगे। फार्मास्यूटिक्स की चौथी यूनिट स्टार्ट करनी हो तो चौथी यूनिट स्टार्ट कर देंगे, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उस हिसाब से। ठीक, टेस्ट सीरीज आपकी मिल जाएगी। ठीक, टेस्ट सीरीज साइड बाय साइड आपकी अपलोड होती रहेगी। कल भी मैंने एक टेस्ट सीरीज अपलोड करी थी, किया तुम लोगों में से किसी ने, लिम्फेटिक सिस्टम के जो क्वेश्चंस थे। ओके, बाकी टेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो भाई, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, एंजॉय। नहीं किया तो गलत किया।